नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। कुछ लोगों को खेल में दिलचस्पी होती है, कुछ लोगों को सियासत पसंद होती है और कुछ लोगों को यूथ आइकन्स में इंटरेस्ट होता है। तो आज हमारे साथ इस बेहद खास कार्यक्रम में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इन तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बाय नेचर तो ये काफी गंभीर है, लेकिन बात जब एग्रेशन दिखाने की आती है तो बल्ले से लेकर जुबान तक विरोधियों का इनके सामने टिकना बेहद मुश्किल हो जाता है। इनकी पर्सनालिटी का एक और पहलू है और वो है जन सेवा, यानी सोशल सर्विस। कोरोना के दौर में इन्होंने लोगों की काफी मदद की। तो आइए मिलते हैं T20 वर्ल्ड कप 2007, वर्ल्ड कप 2011 जीतने वाली भारतीय टीम के शानदार सदस्य, केकेआर को 2 बार आईपीएल विजेता बनाने वाले पूर्वी दिल्ली के सांसद, अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री गौतम गंभीर से अभिनंदन आपका। गौतम जी, आपका अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। तो गौतम गंभीर हमारे साथ हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस संवाद पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनकी शख्सियत से जुड़ी कुछ अहम पहलू देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। एक ऐसा शख्स जो खुद तो कम बोलता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस का शोर हर तरफ सुनाई देता है। पिच चाहे क्रिकेट की हो या सियासत की। गंभीर की पारी जोरदार होती है और उसकी गवाह 2011 वर्ल्ड कप की ये तस्वीर देती है। कहा जाता है कि अगर गंभीर न होते तो शायद 2011 वर्ल्ड कप भी भारत के नाम नहीं होता। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 2 बार खिताब पर कब्जा किया है और ये दोनों खिताब गौतम गंभीर की कप्तानी में हासिल हुए। लेकिन शांत से दिखते गंभीर पाकिस्तान के खिलाफ गजब का एग्रेशन दिखाते रहे हैं, फिर चाहे ये बल्ले से हो या जुबान से। जब जब पाकिस्तान से मैच होता था, हम गौतम गंभीर को खुला छोड़ देते थे कि गौतम आप संभाल लो। क्रिकेट की पिच के बाद अब सियासत की पिच पर भी गौतम गंभीर का एग्रेशन देख लीजिए। वो जो आम आदमी पार्टी के लिबास में तुगलक बन के दिल्ली की कुर्सी पे बैठ के पूरी दिल्ली और देश की जनता को ठग रहे। और जब कोरोना का दौर आया तो लोगों की सेवा में इन्होंने जी जान लगा दी और सेवा का ये भाव लगातार जारी है। मात्र 1 रुपए में लोगों को भरपेट खाना देने के लिए गौतम गंभीर ने जन रसोई की शुरुआत की। लेकिन आज इस शो में हम गौतम गंभीर का वो सच दिखाएंगे जिसे आज तक दुनिया ने नहीं देखा। तो अगले 1 घंटे में गौतम गंभीर के साथ देखिए ये सुपर स्पेशल शो। तो सियासी पिच पर गौतम गंभीर की पारी। गौतम गंभीर साहब, आपका अभिनंदन है। और मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं तो पहला सवाल आपसे यह मैं पूछता हूं, 15 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आपका करियर है और दिसंबर 2018 में आपने पॉलिटिक्स में एंट्री कर दी। तो आपकी नजर में बेहतर क्या है, पॉलिटिक्स या क्रिकेट? आपने पहले ही बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, मुगली डाल दी है। देखिए, मैं कहीं ना कहीं प्रोफेशन से तो क्रिकेटर हूं क्योंकि मैंने क्रिकेट में ज़्यादा लंबा समय बिताया, लेकिन कहीं ना अगर दिल से अगर आप पूछें, पॉलिटिक्स मैंने इसलिए ज्वाइन करी थी और ये मैंने पहले भी बोला है, बहुत ये सवाल मुझसे पूछा गया है कि मैंने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करी। देखिए, मैं ना कोई सोशल मीडिया का सेंसेशन नहीं बनना चाहता था। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इवेंट होता है तो लोग सिर्फ कमरे में बैठ के उसके बारे में ट्वीट करते हैं। लेकिन अगर आप में दम है कि ज़मीन पे उतर के जिस तरीके से आप देश को देखना चाहते हैं उस तरीके से आप ज़मीन पे उतर के अगर देश को आगे लेके जाने की आप में हिम्मत है, तो वो एक कारण था कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी। क्योंकि जो मेरा भाव देश के प्रति है
वो मैं दिखाना चाहता था लोगों को, और मैं काम करके दिखाना चाहता था, ऐसे नहीं कि एसी कमरे में बैठ के या फिर कोई ट्वीट करके या अपने फॉलोअर्स बढ़ा के। ये आपने एक दिलचस्प बात बोली, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो दिल्ली का तापमान तो बहुत बढ़ा हुआ है और उसका असर हमें राजनीति में भी दिख रहा है, पॉलिटिक्स में भी दिख रहा है। आपने एक अभियान शुरू किया है, झूठा कहीं का अभियान छेड़ दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्यों? देखिए, मेरे को 4 साल हुए हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन वादे जो 8 साल पहले दिल्ली की जनता के साथ किए गए थे, वो वादे मैंने नहीं किए थे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किए थे, वो और ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कुछ छुपा नहीं है कि 100 स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, पता नहीं क्या क्या वादे किए गए थे। आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि दिल्ली में एजुकेशन में क्रांति आई है, तो फिर आंकड़े क्यों नहीं देते? आप ये बताइए, आपने पिछले 8 साल में कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले हैं? जब आप उनसे ये सवाल पूछते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता। एक सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि वैसे तो आप बड़े शांत रहते हैं, लेकिन केजरीवाल जी का नाम आते ही आप गुस्सा आ जाता है आपको, क्योंकि दिल्ली मेरे दिल में बसती है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, मैंने दिल्ली में पढ़ाई करी, मैं दिल्ली के लिए खेला। जितना मैंने नाम कमाया, चाहे वो अच्छा कमाया, बुरा कमाया, जो भी मैंने देश के लिए किया, वो दिल्ली की बदौलत किया। और कहीं ना कहीं मुझे याद है, जब पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ रहे थे, और ये शायद बहुत बार आम आदमी पार्टी इसको बोलेगी भी और चलाएगी भी, कि मेरी मदर ने भी उनको वोट दिया था। मेरी मदर को भी ये लगता था कि शायद एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जो प्रॉमिस किया वो फुलफिल करेंगे। तो अब आपकी मदर क्या कहती है? जो दिल्ली की जनता कहती है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, वो आप भी उस तस्वीर में मौजूद हैं, दिल्ली के एलजी भी मौजूद हैं, वो तस्वीर स्क्रीन पे आएगी, वो तस्वीर को प्ले कर लेते हैं। ये तस्वीर आ रही है, अब आप देखिए इस तस्वीर में क्या हो रहा है। आप पीछे खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल खड़े हैं और एलजी साहब खड़े हैं। एलजी साहब उनको हाथ से पीछे कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम में आप भी दिख रहे हैं व्हाइट शर्ट में। ये जो क्रेडिट वॉर है ना, ये इस देश को आगे लेके कहीं नहीं जाएगी, ना दिल्ली को आगे लेके जाएगी कि मैंने बनाया है, आपने बनाया है, किसने बनाया है। क्रेडिट का मतलब, आपने एक चीज बना दी ना, तो लोगों को उसकी तारीफ करनी चाहिए। आप अपने मुंह खोल खोल के उसकी तारीफ करेंगे, देखिए जी हमने बनाया है, 450 करोड़ की यूनिवर्सिटी आपने 40 करोड़ रुपए दिए और आपने बनाया। जब कभी ऐसी चीज हुई है तो ये अंत बहुत पास है इस चीज का। आप कह रहे हैं अंत बहुत पास है, लेकिन केजरीवाल भावुक भी हो गए थे मनीष सिसोदिया को याद करके। वो तस्वीर में दिखाना चाहता हूं, वो काफी रोए, मतलब इमोशनल हो गए और उन्होंने बोला कि मुझे आज मनीष सिसोदिया की याद आ रही है। ऐसा आप लोगों ने क्या कर दिया है कि वो भावुक हो गए हैं? वो क्लिप देख लेते हैं, ऑडियो प्ले करिए जरा इसका। जी, हल्का एम्बियंस हम सुन सकते हैं जिसमें केजरीवाल की आंखों में आंसू है। ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने, उनको रोना पड़ रहा? काश ये इसी तरीके से रोते जब इन्होंने मेरे अगेंस्ट एलिगेशन लगाई थी, जब मैं अपना इलेक्शन कैंपेन में, जब मैं पॉलिटिक्स में आया था। और आप सब जानते होंगे किस तरीके की एलिगेशन लगाई थी। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है आज दिल्ली की, उन्होंने एलिगेशन लगाई थी कि मैंने कोई पैम्फलेट फैलाया था और आतिशी मार लेना। हाँ, और उससे 2 महीने पहले मुझे पद्मश्री का अवार्ड मिला था, और 2 महीने बाद मेरे ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगी थी। काश दिल्ली के मुख्यमंत्री इस तरीके से उस दिन भी रोए होते। अरे बीजेपी ने क्या ऐसा कर दिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि इनको रोना पड़ रहा है? देखिए, करप्ट लोगों की जगह सिर्फ जेल में, और वो कोई भी हो, और वो किसी भी पार्टी का हो। एक्साइज पॉलिसी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दिल्ली की जनता भी जानती है और इस देश की जनता भी जानती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कट्टर ईमानदार है मनीष सिसोदिया, भगत सिंह है मनीष सिसोदिया। देखो, मैं आपको बताता हूं एक्साइज पॉलिसी एग्जैक्ट क्या है। यहां पर यूथ भी बैठा है। एक्साइज पॉलिसी लेके आने का मतलब सिर्फ ये था कि 2% से 12% कमीशन बढ़ाने का सिर्फ मकसद ये था कि आप पैसे कमा के पंजाब में, गोवा में, बाकी स्टेट्स में इलेक्शन लड़ सको। अगर आप इतने ही साफ सुथरे थे, अगर आप इतने ही भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानते हो, तो फिर वो एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ली गई? हमने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था, कहीं अगर सच होता है तो उस चीज़ को वापस नहीं लिया जाता ना। आपने एक्साइज पॉलिसी वापस ली, आपके 2 मिनिस्टर जेल में बैठे हैं, और अगर अभी तक बेल नहीं मिल रही। कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है, कोर्ट तो फेयर है, जुडिशरी तो फेयर है, उसके बावजूद आपके जो डिप्टी सीएम थे उनको अभी तक क्यों नहीं मिल रही है बेल? ओपन एंड शट केस है। जब पैसा कमाया है, गलत तरीके से पैसा कमाया है, तो फिर जगह आपकी सिर्फ तिहाड़ जेल में ही है। अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में 45 करोड़ रुपए खर्च करे और फिर कहा गया कि ये सब बीजेपी जो है ये मैन्युफैक्चर्ड आरोप लगा रही है। क्या कहना चाहते हैं, सच्चाई आप ही बता दीजिए। देखिए, चाहे वो 45 करोड़ रुपए हो या 4.5 करोड़ रुपए हो, सवाल अजय माकन तो कहते हैं 171 करोड़ लगाए हैं, चाहे 1 करोड़ रुपए लगाए हो जी, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल वक्त का है, टाइमिंग का है।
जिस वक्त दिल्ली की जनता कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से घर घर भटक रही थी, उस वक्त पे अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत या फिर इमोशन है दिल्ली के प्रति और इस देश के प्रति, तो आप ये कह सकते थे, आपका एक बेसिक अगर आपके इमोशंस हैं तो आप खुद खड़े होकर कह सकते थे ये जो रेनोवेशन है ये आप 4 साल बाद भी कर सकते हैं। अभी जो पैसा लग रहा है चाहे वो 1 करोड़ रुपए हो, पीडब्ल्यूडी वगैरह ने जबरदस्ती कर दिया हो। कोई चीज जबरदस्ती होती है? मेरे घर में कोई जबरदस्ती घुस के रेनोवेशन तो करा नहीं सकता। मेरे बंगले में तो आज तक कोई रेनोवेशन नहीं हुई। आप जाके देख सकते हैं मेरे बंगले में कि किस तरीके की रेनोवेशन हुई है, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप तो देश विदेश घूमे हैं, कभी 8 लाख का पर्दा देखा है आपने? मतलब मैं जानना चाहता हूं आपसे। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे भी रुके होंगे, मतलब कभी देखा 8 लाख का पर्दा, खुल जा सिम सिम टाइप का दरवाजा? देखिए, ये अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते थे, आम आदमी कहते थे अपने आप को। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये जब राजनीति में आए थे तो इन्होंने ये भी वादे किए थे कि ना हम घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे। ये वही लोग हैं। सच्चाई है कि दिल्ली उनके लिए सिर्फ एक मिल्किंग काऊ की तरह है। पहले ये तो अब नेतागिरी की बात थी, अब थोड़ी क्रिकेटगिरी की बात कर लेते हैं। आप आईपीएल की लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर हैं। क्या आप मानते हैं कि आईपीएल ने क्रिकेट की तकदीर और तस्वीर को दोनों को बदला है? जी हाँ, बिल्कुल। एक क्रिकेटर का टेन्योर सिर्फ 35 या 36 साल तक का ही होता है। हम बॉलीवुड की तरह या फिर पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है जो 80-80, 90-90 साल तक काम करते हैं, जो 60 साल, 70-70 साल तक एक्टिंग करते हैं। 35 साल की उम्र में सिर्फ 15 ही लोग इंडिया के लिए खेलते हैं। बाकी लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे खेलते हैं क्रिकेट। तो उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, उनको भी अपना घर परिवार, माँ बाप को देखना है। आईपीएल ने वो प्लेटफॉर्म, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन बच्चों को दी है। थ्योरी होती है कि इंडिया की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है जब 2 महीने आईपीएल खेलते हैं, उसका असर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो उस क्रिटिकल अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? उस क्रिटिकल अप्रोच को शायद ये बहुत लोग नहीं बोलेंगे और मेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है यही सच्चाई है और ये सच दुनिया के सामने आना चाहिए। जी, हमारा देश टीम ऑब्सेस्ड देश नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड देश है। हम इंडिविजुअल्स को अपनी टीम से बड़ा मानते हैं। बाकी देशों में, चाहे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में टीम बड़ी है, इंडिविजुअल बड़ा नहीं है। और ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना इंडियन क्रिकेट के, ब्रॉडकास्टर से लेके, मीडिया से लेके, सबसे लेके, अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली ये एक पीआर एजेंसी बन के रह गए हैं। ब्रॉडकास्टर्स नहीं है ये। सिर्फ 3 लोगों को पूरा दिन दिखाएंगे। आपने 50 रन बनाए, मैंने 50 रन बनाए, पूरा दिन अगर आप मुझे दिखाएंगे तो सारी जनता को लगेगा मैं ही स्टार हूं। आपको क्या बोला जाएगा कि आप बड़े अंडररेटेड खिलाड़ी हैं। अंडररेटेड कौन बनाता है? अंडररेटेड ब्रॉडकास्टर ही तो बनाता है, सोशल मीडिया ही तो बनाती है, एक्सपर्ट ही तो बनाता है। अगर मेरे बारे में पूरा दिन बोला जाए और आपके बारे में, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बात करी जाए तो आप ऑटोमेटिकली अंडररेटेड हो जाएंगे। आपने भी उतनी मेहनत करी है जितनी मैंने मेहनत करी है। अगर आपकी परफॉर्मेंस को आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो हमेशा आप अंडररेटेड ही रहेंगे। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और तभी हम आगे जाके बहुत लंबे समय से अभी तक आईसीसी टूर्नामेंट इसलिए नहीं जीते क्योंकि हम इंडिविजुअल्स के साथ इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। जो मच अवेटेड सवाल है, मैं उस पर आऊंगा थोड़ी देर के अंदर। लेकिन आपकी अब मैं जो ये अगला सेगमेंट है उसमें मैं आपको 6 खिलाड़ियों की तस्वीर दिखाऊंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा, वो 2 सेट में आएगी, कि आपको इनमें से कौन लगता है जो इंडिया खेल सकता है। मुझे लगता है तिलक वर्मा के पास एबिलिटी है। और तिलक वर्मा, मैं उनको जानता नहीं हूँ किस तरीके के इंडिविजुअल है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैंने आईपीएल में सुना है कि बहुत हार्ड वर्किंग है और जिस तरीके से उनमें काबिलियत है, अगर वो मेहनत करते रहेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो अपना सर ग्राउंडेड रखेंगे, अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे, तो उनके पास एबिलिटी है कि वो आगे जाके इंडिया खेल सकते हैं। तो शुभमन गिल आने वाले दिनों में गौतम गंभीर बन सकते हैं? नहीं, आप शुभमन गिल को कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, उनको शुभमन गिल ही बनने की जरूरत है। और मैं कभी भी ये नहीं मानता, ये सवाल पहले भी हमारे टाइम पे भी पूछा जाता था कि क्या ये अगले युवराज सिंह बन सकते हैं, क्या ये अगले जहीर खान बन सकते हैं। किसी को कुछ बनने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपने आप को जो आप खुद हैं आप वही बन जाए, वो बहुत बड़ी चीज है। चलिए अगली 3 तस्वीर आ गई है। ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल। मेरा मानना है यशस्वी जायसवाल को इंडिया की T20 टीम में होना चाहिए, और सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए नहीं, अगले वर्ल्ड कप के लिए भी। अगले वर्ल्ड कप के लिए भी। और रिंकू सिंह की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है, कुछ बताना चाहेंगे? इंस्पायरिंग है और उन्होंने प्रदर्शन भी बहुत अच्छा किया, लेकिन वक्त दीजिए। एक सीजन में किसी को सिलेक्ट मत कीजिए,
उनको जाके डोमेस्टिक सीजन में रन बनाने दीजिए, अगले सीजन में फिर आईपीएल में रन बनाने दीजिए, और फिर उनको अगर आप देखते हैं कि वो उतना कंसिस्टेंटली बनाते हैं रन, तब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में सोचिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम 2 महीने आईपीएल को इतना सीरियसली ले लेते हैं, जो भी अच्छा करता है इसको इंडिया खिला दो। यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ आईपीएल में अच्छा नहीं किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में 200 बनाए, 300 बनाए, वनडे क्रिकेट में 200 बनाए विजय हजारे में। तो ये जो आईपीएल में किया है, ये सिर्फ आइसिंग ऑन द केक था, इसलिए यशस्वी जायसवाल को तीनों इनफैक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए, मेरा अगला सवाल ये है कि एक तो ऑफिशियल ट्रोलिंग होती है, एक अनऑफिशियल ट्रोलिंग होती है। ऑफिशियल ट्रोलिंग मैं बोलता हूं जिसमें हम देखते हैं कई बड़े बड़े लोग ट्रोल करते हैं किसी व्यक्ति को। हमने लेटेस्ट देखा नवीन उल हक को ट्रोल किया गया। उस हद तो तब हो गई जब शुभमन गिल की सिस्टर को ट्रोलर्स ने ट्रोल किया। What you have to say on that? That's a very very valid question. That's a very important question as well. और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आगे आने वाले समय में अगर इस देश में जो सबसे बड़ा कारण बनेगा यूथ का डिप्रेशन का, वो है सोशल मीडिया। अगर यूथ डिप्रेशन में जाएगा तो वो सोशल मीडिया है, और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। वो चीज़ सच नहीं है जो खरीदी जा सके। आप ट्रोल्स खरीद सकते हैं, आप फॉलोअर्स खरीद सकते हैं, आप बॉट्स खरीद सकते हैं, तो जो चीज़ बिकाऊ होती है वो सच कैसे हो सकती है? सोशल मीडिया पे अगर आप रहना चाहते हैं आप रहिए, मैं मना नहीं कर रहा कि आप सोशल मीडिया पे मत रहिए लेकिन सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी का पार्ट मत बनाइए। आपको बुरा लगा जब शुभमन गिल की सिस्टर को ट्रोल किया गया, जब नवीन उल हक के साथ ये हुआ? यू फेल्ट बैड? देखिए, आई फील बैड फॉर एवरीवन, नॉट ओनली शुभमन गिल, नॉट ओनली नवीन उल हक, फॉर एवरीवन। जो ट्रोल कराते हैं उनके लिए भी, और जो ट्रोल होते हैं उनके लिए भी, क्योंकि जो ट्रोल करवाते हैं वो भी एक दिन ट्रोल होंगे। मैं पैसे खर्च करके, बहुत बार ये सवाल मुझसे पूछा गया अमीश जी, और ये बहुत वैलिड सवाल है, इसलिए शायद मैं थोड़ा वक्त लूंगा जी कि आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पे पैसे खर्च करते और लोगों को ट्रोल कराते या लोगों के लिए नैरेटिव क्रिएट करते। और शायद मैं बहुत लोगों से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता हूं जो लोग इस तरीके से पैसे खर्च करते हैं ट्रोल करवाने के लिए या दूसरे की इमेज खराब करने के लिए, मैं कर सकता हूं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी सच पे जीने का प्रॉमिस किया। हम 5,000 लोगों को रोज़ अगर 1 रुपये में खाना खिलाते हैं तो उसकी कॉस्ट है। अगर मैं वो 5,000 लोगों का खाना बंद करके वही पैसा सोशल मीडिया पे लोगों को ट्रोल या अपनी इमेज बेहतर करने के लिए लगा दूं, तो शायद आज मैं भी उसी तरीके का ब्रांड होता। लेकिन मेरे लिए वो 5,000 लोग जो भूखे हैं उनका पेट भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटी बच्ची हैं। कल जब वो बड़ी होंगी तो उनको ये बोला जाएगा, अगर उनसे ये पूछा जाएगा कि आपके फादर किस तरीके के व्यक्ति थे, तो उनको खड़ा होकर ये बोलने में हिम्मत होनी चाहिए कि वो रोज़ 5,000 लोगों को खाना खिलाते थे, 5,000 लोगों को ट्रोल नहीं कराते थे। ये आपने बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप ट्रोल मत कराइए, लोगों को खाना खिला दीजिए। लेकिन एक समस्या बड़ी है और इन सबकी भी होगी, और व्यूअर्स हैं हमारे उस पार टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो करोड़ों दर्शक न्यूज 18 के माध्यम से आपको देखेंगे, उनकी भी होगी ये समस्या कि आजकल रील का जमाना है। हर आदमी वो 40-50 सेकंड में सब कुछ कर लेना चाहता है। वो 40-50 सेकंड में गौतम गंभीर बनना चाहता है, वो 40-50 सेकंड में अक्षय कुमार बनना चाहता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? जी, आप बहुत गलत व्यक्ति से सवाल पूछे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई रील नहीं बनाई। कभी रील नहीं बनाई आप जाके देख सकते हैं। हो सकता है कोई डिमांड करते हैं रील बनाने की। आप जाके देख सकते हैं जो भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से, कि अगर मैंने एक भी रील बनाई हो, मुझे रील बनानी आती ही नहीं है। जेन्युइनली आप देख सकते हैं। डांस करना आता है आपको? वैसे ना मैंने आज तक डांस किया। वैसे घर पे तो करा होगा, मतलब इनफैक्ट मेरी बेटियां मुझसे बोलती हैं कि आप डांस कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैंने ना डांस किया ना रील बनाई। आप देख लो, मतलब जो भी मेरा अकाउंट होगा, आप जाके इंस्टाग्राम पे या जहां पर भी, तो जो रील बनाते हैं उनके लिए क्या करते हैं? मतलब मैं ये बोल रहा हूं, ये तो यंग है, हम तो कई स्टार्स को देखते हैं, कई क्रिकेटर्स को देखते हैं जो रील से ही अपना जीवन चला रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे बोला था, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे दिया। आप सोशल मीडिया पे रहिए, आप मेरी बात मत सुनिए कि मैं क्या चाहता हूं। आप किस तरीके से सोशल मीडिया को देखते हैं वो जरूरी है, क्योंकि एडिक्शन किसी भी चीज की बहुत बुरी है, चाहे वो एडिक्शन किसी भी चीज की। चलिए, अब मैं एक ऐसे सवाल पर आता हूं जो शायद आपसे कई बार ऑफ द रिकॉर्ड पूछा गया होगा, लेकिन पहली बार ये ऑन रिकॉर्ड मैं पूछ रहा हूं आपसे। 1 मई की रात, जगह थी लखनऊ का इकाना स्टेडियम, आईपीएल मैच था, लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी का। उस मैच के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी चर्चा अभी तक और शायद कितने और महीनों तक होती रहेगी? देखिए, मेरी क्रिकेट फील्ड में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पहले लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं, लेकिन मैंने
हमेशा उस लड़ाई को या आर्ग्यूमेंट को क्रिकेट फील्ड तक ही सीमित रखा है। दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और वो क्रिकेट फील्ड तक ही रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, बहुत लोगों ने टीआरपी के लिए बहुत चीज़ें डिमांड भी करी कि आप इंटरव्यू कर लीजिए, आप क्लैरिफाई कर लीजिए। जो चीज़ दो व्यक्तियों के बीच में हुई है उसको क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो क्रिकेट के फील्ड में हुई है, मैदान के बीच में हुई है, ऑफ द फील्ड नहीं हुई। शायद अगर ऑफ द फील्ड हुई होती या बाहर हुई होती तो उसको आप लड़ाई कहते हैं। हीट ऑफ द मोमेंट दो व्यक्ति अपनी टीम के लिए रिस्पेक्टिवली जीतना चाहते हैं और दोनों के पास राइट है जीतने का। लेकिन अगर आप बताना चाहे हुआ क्या था उस रात? देखिए, मैं सिर्फ इसको इतना एलैबोरेट करूंगा और इससे ज़्यादा नहीं करूंगा कि जो मैंने किया वो मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूं, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए करा था जो उस मैच में बिल्कुल ठीक था। अगर मुझे लगता था कि नवीन उल हक ने कुछ गलत नहीं किया था तो वो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना, और वो मैं आखिरी दम तक खड़ा होऊंगा, चाहे वो नवीन उल हक हो, चाहे यहाँ पर आप में से कोई भी होगा। अगर मुझे लगता है कि आप ठीक हो तो मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, और यही मुझे सिखाया गया है और ये मैं हमेशा करूंगा, और इसी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली कि नवीन उल हक को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं कर रहे। कोई मेरा और दूसरे का प्लेयर नहीं था। अगर मेरी टीम का प्लेयर भी गलत होता है तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं खड़ा होता। अगर मुझे लगता था कि वो ठीक थे तो मेरा पूरा फर्ज बनता था। स्टैंड लिया। बिल्कुल, और मैं हमेशा अपनी जिंदगी इसी तरीके से जीता हूं और जीता रहूंगा। लेकिन आज के दौर में लोग स्टैंड लेने से डरते हैं, और मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे लोगों ने मीडिया में भी बहुत कुछ बोला। मैं डिटेलिंग पे नहीं आऊंगा, लेकिन विराट कोहली और गौतम गंभीर का रिश्ता क्या है, क्योंकि इस रिश्ते में हमने मिठास भी बहुत देखी है। एक टाइम पर आपने अपना मैन ऑफ द मैच दे दिया था विराट कोहली को। देखिए, ये सही बात है, शायद आपको पता हो, लेकिन विराट कोहली को अपना मैन ऑफ द मैच गौतम गंभीर ने दिया था। लोग कह रहे देखा हुआ है हमने। देखिए, मैं नॉर्मली अपने रिश्ते एक्सप्लेन नहीं करता। ये सवाल मुझसे ना MS धोनी के लिए भी पूछा जाता था कि आपका और MS धोनी का क्या रिश्ता है। जो रिश्ता मेरा MS धोनी का है वही रिश्ता मेरा और विराट कोहली का है। मेरे को मेरी लड़ाई विराट कोहली या MS धोनी या XYZ किसी खिलाड़ी से पर्सनल नहीं है। लड़ाई सिर्फ मैदान के बीच की है। वो भी जीतना चाहते हैं और मैं भी जीतना चाहता हूँ, और वो लड़ाई मैदान तक ही रहनी चाहिए। मैं आज भी उन सारे खिलाड़ियों की इज्जत करता हूँ जिनके साथ मैं खेला हूँ, चाहे वो एक मैच खेले हों, चाहे वो 100 मैच खेले हों, क्योंकि अपने देश के लिए एक मैच खेलना मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है। जब आप अपने देश 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका सम्मान, उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हर उस खिलाड़ी का सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा जिनके साथ मैं खेला हूँ, जिन्होंने देश के लिए नाम रोशन किया है। जी, आप दोनों ही महान खिलाड़ी हैं और मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूं कि आपने बोला जो फील्ड पे हुआ मैं उसके ऊपर नहीं बोलूंगा, मैं उस बात की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन क्योंकि अब मैं फील्ड की बात नहीं करता, ऑफ फील्ड की बात करता हूं। एक बात बताइए, आप लोग वर्ल्ड कप खेलते थे, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मतलब वो नाम जो कि भारतीय क्रिकेट के मतलब बुलंद सितारे हैं, गौतम गंभीर, मतलब तो कभी खाने को लेकर कोई चर्चा होती थी? कि हमने सुना कि युवराज सिंह खाने का ऑर्डर अपने हिसाब से करते थे, मतलब कुछ अगर आप बताना चाहे तो। नहीं, मैं भी बहुत 2007 में कि वीरेंद्र सहवाग ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि एक महीने हम साउथ अफ्रीका थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, और शायद एक महीने मैंने और सहवाग ने इकट्ठे लंच और डिनर किया था, और हमने एक ही ऑर्डर किया, सेम खाना। एक महीना एक ही खाना। वो जब भी मैंने रूम सर्विस ऑर्डर किया मैंने एक ही खाना ऑर्डर किया, कॉर्न पालक और दाल मखनी। That's it। ये मैंने 20 दिन सेम लंच और डिनर किए। 20 दिन। तो बोर नहीं होते थे आप? मैं नहीं बोर होता था, वो बोर हो जाते थे। तो वो बोलते नहीं थे कुछ और मंगवा दो भाई आज? बोलते थे, लेकिन वो क्योंकि मेरे को वो पसंद था इसलिए मैं मंगवाता था, क्योंकि वो मेरे रूम में ही आके खाते थे। अच्छा, इसके अलावा इरफान पठान भी हैं, युवराज सिंह भी है, तो ज्यादा खाने का शौकीन कौन था? घूमने का शौकीन कौन था? पार्टी का शौकीन कौन था? इरफान पठान बहुत खाने के शौकीन, अभी भी शौकीन है। इनफैक्ट अब ज्यादा शौकीन होंगे क्योंकि मैं उनके साथ कई बार कमेंट्री करता हूँ, तो वो कमेंट्री स्टूडियो में भी वो खाना मंगवाते हैं बाहर से, वो केक्स मंगवाते हैं, पेस्ट्री मंगवाते हैं। तो इरफान पठान को बहुत शौक है। मैंने सुना है वो एक दिन बिरयानी खा रहे थे और क्रिकेट मैच था, बॉलिंग करनी थी, शायद सचिन तेंदुलकर ने उनको काफी घूर के देखा कि इतना तुम कैसे खा रहे हो? नहीं, वो खा सकते थे और उसके बाद उसी तरीके से गेंदबाजी भी कर सकते थे। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पार्टी का शौकीन कौन था? वो सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। देखिए, मैं नहीं था,
था कौन वो बताइए। युवराज सिंह था, हरभजन सिंह था, जहीर खान, बहुत खिलाड़ी है, ऐसे नहीं है कि एक दो, बट युवराज सिंह की उस तरीके की पर्सनालिटी थी, लेकिन कमाल के खिलाड़ी भी थे। युवराज सिंह मुझे लगता है हिंदुस्तान की क्रिकेट के फिर अगेन अंडररेटेड इसलिए कहूंगा क्योंकि मीडिया ने उतनी उनकी तारीफ नहीं करी जितनी बाकियों की करी। शायद 2 वर्ल्ड कप अगर किसी ने जिताए हों वो युवराज सिंह थे। मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई हुए हैं तो वो युवराज सिंह हुए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और एक और बात, क्योंकि युवराज सिंह की बात चली है तो दूर तक जाएगी, और युवराज सिंह को कैंसर हो गया था लेकिन वो तब भी खेलते रहे थे, इसलिए युवराज सिंह के लिए तालियां इस मंच से बनती है क्योंकि कैंसर होने के बाद वो व्यक्ति खेलता रहा। और मैंने युवराज सिंह के साथ उनकी उल्टी अंडर 16 से लेके इंडिया तक खेला हूं। अंडर 16 वो पंजाब के लिए खेलते थे, मैं दिल्ली के लिए खेलता था, वो अंडर 19 इकट्ठे खेले, फिर रणजी ट्रॉफी अगेंस्ट खेले। मैंने उससे ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी आज तक, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, आज तक अभी तक हिंदुस्तान में पैदा होता हुआ नहीं देखा। बहुत अनफॉर्चुनेट थे कि वो 100 टेस्ट मैच नहीं खेल पाए क्योंकि वो उस एरा में खेला था जब वीरेंद्र सहवाग, मैं, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली थे और एमएस धोनी थे उस टेस्ट टीम में। युवराज सिंह को मिडिल ऑर्डर में उतनी जगह मिली नहीं तो युवराज सिंह ऐसे खिलाड़ी थे कि शायद कितने ही रिकॉर्ड वो तोड़ते वो खुद नहीं जानते। और आपने जहां तक सवाल किया, मैंने वो देखा था किस तरीके से वो सफर कर रहे थे 2011 में, उसके बावजूद जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है। वो हमेशा ही कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन मेरा मानना यह था कि हमारे को अगर वर्ल्ड कप तक फाइनल तक अगर कोई लेके आया, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, तो युवराज सिंह दोनों टूर्नामेंट में शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वो, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट है कि हम बात करते हैं जब 2007 वर्ल्ड कप की तो किस युवराज सिंह का नाम नहीं लेते, हम 2011 की बात करते हैं वर्ल्ड कप की तो हम युवराज सिंह का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग, PR और सिर्फ एक इंडिविजुअल को बाकियों से बड़ा दिखाना और बाकियों को छोटा दिखाना। तो अंडररेटेड कोई नहीं होता, अंडररेटेड सिर्फ PR और बड़ा दिखाने का प्रयास होता है। ये आपको भी पता है जी, आपको पता ही है कि 2007 और 11 वर्ल्ड कप किसने जिताया। हम सब को बार बार ये बोला गया, कोई एक इंडिविजुअल ने नहीं जिताया, पूरी टीम ने जिताया और पूरी टीम ही जिताती है। कोई बड़ा टूर्नामेंट एक व्यक्ति नहीं जिता पाता। अगर जिता पाता तो आज भारत शायद 5 या 10 वर्ल्ड कप जीत चुका होता। एक बात तो ये भी कही जाती है, मैं आऊंगा इस विषय पर, कि 1983 में जो हम वर्ल्ड कप जीते उसमें कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ का बहुत बड़ा कितने लोग बात करते हैं मोहिंदर अमरनाथ की, आप बताइए। नहीं, पर हम सब जानते हैं, आप जानते हैं। इनमें से एक भी व्यक्ति से पूछे कि मोहिंदर अमरनाथ की आपने कितनी बार तस्वीर देखी है, मोहिंदर अमरनाथ जी की क्या परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप फाइनल में, आपने सिर्फ कोई कुछ कहना चाहेगा? ट्रॉफी उठाते हुए देखा है ना कपिल देव जी को जी, और सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे, फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे। आप में से किसी को पता है कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे? ये प्रॉब्लम है क्योंकि आज तक सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई जाती है 1983 की कि कपिल देव जी वो ट्रॉफी उठा रहे हैं। मोहिंदर अमरनाथ जी की भी दिखा दीजिए, दोनों सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। नहीं, आज इस माध्यम से हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं मोहिंदर अमरनाथ और कपिल देव की। और मैं ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूं, 1983 में कपिल देव और मोहिंदर नाथ थे, तो 2011 में सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर थे और युवराज सिंह थे। नहीं, ये लोग थे, सब थे, मतलब पर एक बड़ा रोल जिनका माना जाता है। कुछ क्रिकेटर्स विज्ञापन में पान मसाले की ऐड कर रहे हैं। अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अंकित तिवारी बॉलिंग टू गौतम गंभीर। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट।